हेलो फ्रेंड्स, जीके रिसर्च बाई बाबा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाजनपद से संबंधित कुछ क्वेश्चन जानेंगे। और हम सबसे पहले इस वीडियो में जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में हम संक्षेप रूप से जान लेते हैं कि वो 16 महाजनपद कौन से थे और उनकी राजधानी कौन सी थी और उनका क्षेत्र जो कहाँ तक वो आधुनिक समय में कहाँ तक विस्तार था, इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो इसमें हम आइए शुरुआत करते हैं कि इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो महाजनपद है उसके बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला महाजनपद है कि अंग महाजनपद इसकी राजधानी चंपा थी। और ये आधुनिक समय में जो भागलपुर मुंगेर पड़ता है, इसमें जो बिहार में पड़ता है, उस वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तृत था। फिर दूसरा है कि मगध। अब इसमें मगध महाजनपद है, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। ये पटना गया, इसमें जो इस समय आधुनिक समय पटना गया इसका क्षेत्र सम्मिलित था। फिर तीसरा महाजनपद है काशी। इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी और इसमें वाराणसी के आसपास का क्षेत्र आता था काशी में। फिर है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी और जो इसमें जो वर्ष में जो क्षेत्र आता था वो इलाहाबाद के आसपास का कुछ क्षेत्र आता था उत्तर प्रदेश में। फिर है वज्ज की राजधानियाँ रही हैं वैशाली, विदेह, मिथिला। और वज्ज में मुजफ्फरपुर, योम, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आता था, इस सम्मिलित था। फिर अगला देखते हैं। फिर है कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र इसमें आता था। फिर है अवंती की राजधानी उज्जैन थी और उज्जैन और महिष्मती, तो इसमें मालवा जो क्षेत्र है वो उज्जैन में शामिल था। फिर है मल्ल, 8वां महाजनपद है मल्ल की राजधानी कुशावती थी और इसमें मल्ल में देवरिया के आसपास का क्षेत्र आता था। फिर 9वां महाजनपद है पांचाल। तो पांचाल जो इसकी राजधानी थी अहिछत्र और कामपिल्य। तो इसमें जो बरेली है और बदायूं है और फर्रुखाबाद है, इसमें ये तीनों स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये आधुनिक समय में ये उस पांचाल के क्षेत्र थे। फिर है 10वां चेद की राजधानी है शक्तिमती। इसमें बुंदेलखंड का इलाका चेद में आता था। फिर है अगला कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसमें कुरु में आधुनिक समय में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र आते थे। कुरु दोस्तों ये महाभारत से संबंधित है, मतलब ये सारे महाजनपद हैं जितने वो लगभग महाभारत से संबंधित हैं। फिर 12वां महाजनपद है मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और इसमें जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता था मत्स्य में। फिर है कंबोज की राजधानी हाटक थी और इसमें राजौरी और हजारा के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, इसमें राजौरी और हजारा का क्षेत्र आता था। फिर है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और इसमें मथुरा के आसपास का क्षेत्र आता था। फिर है असमक की राजधानी पोटली और पोतन थी, इसमें गोदावरी नदी का क्षेत्र आता था। और इस समय असमक या इसका आधुनिक नाम पोटली पोतन कुछ भी होगा, इसमें भारत का एकमात्र जनपद है। और 16वां महाजनपद है और आखिरी है महाजनपद गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये सब इस समय पाकिस्तान में पड़ते हैं। फिर हम अब इससे महाजनपद से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 45 क्वेश्चन टोटल कवर किए हैं महाजनपद से संबंधित। तो इसमें सबसे पहला जान लेते हैं कि महाजनपद का उदय कब हुआ था। तो महाजनपद का उदय 600 ईसा पूर्व हुआ था। ऐसा जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है एक, उसमें बताया गया है कि जो 600 ईसा पूर्व पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो इसका सही आंसर है 600 ईसा पूर्व। फिर अगला सवाल है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के जो अजातशत्रु नामक शासक था उसको कुड़िक कहा जाता है, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये बाद में मगध की राजधानी भी बना था। तो ये उदयन नामक शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसमें बी आंसर सही है, याद रखना है, उदयन नामक शासक ने। फिर अगला सवाल है कि शिशुनाग के वंश का वह कौन सा शासक था
जिसके समय में वैशाली द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसे काकवट से भी नाम से जाना जाता था, उसे काकवट भी कहा जाता था। तो इसमें सही आंसर है बी, काला काला अशोक। काला अशोक के समय जिसे द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी और इसे काकवट के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार से बी आंसर सही है। फिर है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों इस जो सिकंदर महान था उसकी 323 ईसा पूर्व मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी, तब इसका आंसर 323 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसमें दो क्वेश्चन, एक प्रकार से इसमें दो क्वेश्चन हैं। फिर है छठा कि पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। जो पाली ग्रंथ है, पाली भाषा है, पुरानी भाषा है भारत की, और इसमें जो गांव का मुखिया उसे क्या कहा गया था। तो इसमें भोजक या ग्राम भोजक उसे जो गांव का मुखिया था उसे कहा गया था। फिर है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि उज्जैन का प्राचीन नाम था क्या था। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि जो अवंतिका महाजनपद था उसकी राजधानी उज्जैन थी। तो इस प्रकार से उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। फिर है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था। नंदवंश भारत का सबसे प्राचीन वंश था। इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक जो है वो महापद्मनंद था। ये नंदवंश का सबसे पहला शासक भी है। और अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब किया गया था। ये बताना है कि पहला विदेशी आक्रमण कब किया गया था। तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। हकमनी वंश के शासक ने पहली बार, हकमनी वंश जो उस समय ईरान में था, तो ये ईरानियों द्वारा पहला जो विदेशी आक्रमण था वो भारत में किया गया था। समझ सकते हैं कितने पहले, मतलब 600 ईसा पूर्व पहले भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे थे। और फिर है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, मतलब पहला यूरोपीय आक्रमण कब हुआ और दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ। तो ये यूनानियों के द्वारा हुआ था। याद रखना इसका ऑप्शन बी सही है, यूनानियों के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइडेस्पेस या बितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो झेलम का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध है। तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। दोस्तों आपने बहुत कहानियां पढ़ी होंगी सिकंदर और पोरस के मध्य में। तो इस प्रकार से सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था झेलम का युद्ध। फिर है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो सिकंदर था, सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में हुआ था युद्ध। तो अगला सवाल इस पर आधारित है। अब देखिए सवाल कैसे बनते हैं। अगला सवाल आधारित है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। अब जाहिर सी बात है, जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध 326 ईस्वी पे हुआ है और उसी समय 326 ईसा पूर्व में ही इससे दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन से पीछे वाला क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। फिर है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो जो मगध की प्रथम राजधानी थी वह गिरिव्रज और राजगृह थी। तो इस प्रकार से आंसर सी सही है। ध्यान रखना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो गिरिव्रज या राजगृह थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो ये उदयन के द्वारा सर्वप्रथम जो मगध का शासक था उसके द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई गई थी। फिर कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है। तो जो अंकुतर निकाय है दोस्तों, ये बौद्ध ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है। उसी से हमें जानकारी मिलती है कि 16 जो महाजनपद थे 600 ईसा पूर्व, उसी 16 महाजनपदों में पूरा भारत बटा हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें बी आंसर सही है। याद रखना है दोस्तों, अंगुतर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। और फिर है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। तो ये
जो घनानंद था, यह सिकंदर जब जिसने पूरे विश्व जीतने का ख्वाब देखा था उसके समकालीन था। फिर है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो जब ये मगध एक महाजनपद था, तो ये महाजनपद जब 600 ईसा पूर्व था, पहले 600 ईसा पूर्व मतलब छठी शताब्दी। तो इस प्रकार से आप ये जान जाएं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी ईसा पूर्व हुआ था, छठी सदी में हुआ था, छठी सदी ईसा पूर्व में। फिर है कि अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। मतलब वो आलेख कहाँ पाया गया था? अभिलेख तो कलिंग में पाया गया था। इस अभिलेख से ये सिद्ध होता था कि नंद के राजा ने के आदेश से एक नहर खोदी गई थी उस समय प्राचीन भारत में। फिर है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ राज्यों को अपने अधीन अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो डेरियस नामक जो ईरानी शासक था, इसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार से आंसर सी सही है। याद रखना दोस्तों, डेरियस नाम का शासक। फिर अगला क्वेश्चन है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के सदैव युद्ध रहा है? ये आपको बताना है। तो वज्र, आधुनिक समय उसका वैशाली नाम है, बिहार में पड़ता है। तो वैशाली जो था महाजनपद, उसके साथ जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, उनके साथ सदैव युद्ध रहा था। फिर नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताना है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। इसी को चाणक्य की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फेंक दिया था गद्दी से, मतलब युद्ध में हरा दिया था, खत्म कर दिया था नंदवंश के शासक को। फिर है कि भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो सारे काम जितने हुए हैं, साम्राज्य कब स्थापित हुआ और महाजनपद कब उदय हुए, तो सब 600 ईसा पूर्व में हुआ है दोस्तों, याद ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है 600 ईसा पूर्व भारत में सिक्कों, मतलब आज से 2600 साल पहले सिक्के आ गए थे। फिर सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो दोस्तों जब सिकंदर जो था, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो घनानंद के समकालीन था। तो उसी के समय उसने भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार जो नंदवंश था, नंदवंश का शासक था उत्तर भारत पर। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा नंदवंश, नंद। इसका आंसर ए सही है एकदम। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किस शासक ने किया? तो अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी जो महाजनपद थे उनके अपने मगध महाजनपद में विलय कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो जो बिंबसार था, बिंबसार ने मगध सम्राट, बिंबसार जो मगध सम्राट था उसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। दोस्तों बिंबसार है आंसर। अंगराज कर्ण वाला अंग महाजनपद है, याद रखना ये भी। फिर है गृहपति का अर्थ जो 600 ईसा पूर्व मतलब क्या था? बौद्ध ग्रंथों में गृहपति का पाली भाषा में गृहपति का क्या अर्थ होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। इसका सही आंसर है ए, धनी किसान को हम गृहपति कहते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों अभी हमने 3-4 बार बता चुके हैं कि अंगुतर नाम का जो निकाय ग्रंथ था उसी ने बताया, उसी से स्पष्ट होता है कि 600 ईसा पूर्व पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर है कि इसे विचार कीजिए कि ये अजातशत्रु है, दूसरा बिंदुसार है, तीसरा प्रसेनजित है। तो इसमें कौन कौन से जो हैं शासक जो राजा थे वो बुद्ध के समकालीन थे? हमको बताना है कि वो बुद्ध भी थे और वो भी थे। तो इसमें सी आंसर सही है। इसमें अजातशत्रु भी था और प्रसेनजित भी था, लेकिन बिंदुसार उस समय नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि शासक ने अवंत को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ये आपको बताना है। तो शिशुनाग के नागवंश के संस्थापक भी रहा शायद। उस शिशुनाग ने
अवंत को जीतकर, जिसे आधुनिक उज्जैन कहते हैं, अवंत को जीतकर नंदवंश में मगध का हिस्सा बना लिया। फिर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी? तो मगध था, वो राजवंशों के आधार पर चल रहा था, वंशानुगत। तो मगध में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो नहीं थी। तो इस प्रकार से डी आंसर सही है, मगध याद रखना है, मगध। मगध दोस्तों, जो मगध था बहुत ज़्यादा प्रभावशाली महाजनपद रहा था। फिर है कि सेनिया किसे? सेनिया मतलब सोनिया गांधी नहीं, सेनिया नियमित, और इसका अर्थ है कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कौन सा शासक था? तो यह इसमें है बिंबसार। बिंबसार एक बड़ी सेना रखता था, स्थायी सेना। इस प्रकार से बिंबसार को सेनिया कहा जाता था। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ आने वाला भारत में इतिहासकार मतलब कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, भारत आया, तो उस समय सिकंदर के साथ कौन सा इतिहासकार नहीं आया था? तो एक नाम है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स नामक जो इतिहासकार था वो भारत में सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, ये वाला आंसर सही है, हेरोडोट्स। फिर कि महाजनपद काल में सीढ़ियों के संचालक को क्या कहा जाता था? जो सीढ़ियों को संचालन करता था उनको क्या कहा जाता था? तो उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था। अब इसे याद रखना, सीढ़ियों और मतलब संचालक मतलब श्रेणिन, इसको कंबाइन कर दो वो बन जाएगा। फिर है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब वो मौर्य थे या नंद थे या गुप्त थे, कौन सा शासक था? तो लिच्छवी शासकों के द्वारा वैशाली में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, और ये तो सब राजवंश थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध की जो राजधानी वो गिरिब्रज भी रही है, राजगृह भी रही है, जिसे हम अभी हमने देखा था 16 महाजनपद जब पढ़ रहे थे, और इसमें पाटलिपुत्र भी रही है। पाटलिपुत्र उस समय जब मौर्य शासक था मगध में, मौर्य जब अशोक के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय और बिंदुसार के समय। अब कौशाम्बी, इसमें अब बचता है कौशाम्बी। कौशाम्बी आंसर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रही है, ये ध्यान रखना है, मगध कौशाम्बी। फिर अगला सवाल है कि जो हाइडेस्पस है, अरे तो दोबारा रिपीट हो गया सवाल दोस्तों, अभी मैंने पहले पढ़ा चुके हैं, सिकंदर और पोरस के मध्य में है, सॉरी। फिर है कुछ मैंने वन वर्ड वाले क्वेश्चन ले लिए हैं कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगनस्थनीस के किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस। तो सेल्यूकस जब अपने राजदूत, जो इसने बहुत बढ़िया वर्णन किया है मौर्य वंश के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था भारत में, उसके समय ये मेगनस्थनीस आया था। फिर है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंशों का? दोस्तों अभी मैंने पढ़ चुके हैं कि नंद वंश का शासन था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। और सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? दोस्तों यहाँ पर छूट गया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इनमें हेरोडोट्स था। फिर है किसी शशनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में, जिसमें काला अशोक, दोस्तों ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, काला अशोक। और फिर शशनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो इसमें काशी है। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह प्रक्रिया बनाई कि उनकी बेटी से विवाह कर लो, उनका साम्राज्य अपने मिल जाएगा, काम खत्म? तो उसने बिम्बिसार था उस समय। फिर है कि छठी शताब्दी में भारत का, अब अभी मैंने बताया था कि जो भारत जो मगध जनपद था बहुत शक्तिशाली जनपद रहा भैया छठी शताब्दी में, वही 600 ईसा पूर्व
फिर छठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में देखो, अब एक लोग आप ये ध्यान दिए होंगे कि जितने महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा हैं, और मध्य प्रदेश में केवल एक है, राजस्थान में एक है, और सब पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में बसे हुए थे महाजनपद। और तो इसमें सबसे लोहे का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था, इसीलिए सब बने थे। और लोहे का उपयोग क्या, सेना के लिए भाले तलवार सब बनाने में लोहे का उपयोग करते थे, तो इसीलिए बन गए थे। और फिर है छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में जो मत्स्य अभी जो हमने पढ़ा है वो कहाँ पर स्थित था, तो मत्स्य जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था, तो इस प्रकार से राजस्थान में स्थित था। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।